So hi everyone, this is Ashwin Jaiswal and now we are going to continue with chapter number 12 of ICC class 10 commercial studies. इससे पहले हमने प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें 11 चैप्टर्स एडेड है एंड दिस इज द 12th चैप्टर दैट वी आर नाउ टारगेटिंग. चैप्टर के टोटल 3 पार्ट्स है. सबसे पहले हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन समझेंगे. आपको अपने सिलेबस में सिर्फ मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है. ठीक है. देन वी विल लर्न अबाउट ट्रेड यूनियंस. मैं आपको सब समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा. इसमें आपको मीनिंग एंड फंक्शंस पढ़ने हैं. एंड लास्टली वी विल सी सोशल सिक्योरिटी. इसमें सोशल सिक्योरिटी का मीनिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर. ठीक है. तो बस छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा इसमें हेडेक लेने का नहीं है. जो भी मैं इसमें समझा रहा हूं, जो भी आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन, द मार्किंग्स, उसको आप मेक श्योर कि अपने बुक में आप भी साथ साथ में मार्क करें. फॉर दोज ऑफ यू हु आर फॉलोइंग दिस बुक, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस बुक तो सिमिलर बुक फॉलो कर रहे होगे, कुछ ना कुछ सिमिलर लाइंस मिलेंगे. यू कैन एडजस्ट लिटिल बिट, तो यू कैन एडजस्ट. ठीक है. बाकी आप फोकस करो कि मैं वीडियो में बोल क्या रहा हूं, सो दैट द कॉन्सेप्ट गेट्स अंडरस्टूड प्रॉपर्ली. ठीक है. चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट विद दिस वीडियो. अगर आपको मजा आएगा तो आप प्लीज थम्स अप देना, वीडियो को लाइक करना एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो. ठीक है. चलो, पढ़ने से पहले मैं आपको एक डायग्राम की तरफ लेके चलता हूं. सो लुक एट दिस डायग्राम. इस डायग्राम से आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन का. इंडस्ट्री तो आप सब जानते हो, बिजनेस जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है. इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है. तो उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं. अब इंडस्ट्री पे सबसे मेन बंदा कौन होता है पता है? सबसे मेन बंदा होता है एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर, इसको हम लोग ओनर भी बोल सकते हैं, एक सिंपल टर्म में ओनर भी बोल सकते हैं. एंड दूसरा सबसे मेन कैरेक्टर जो होता है वो होता है एम्प्लॉइज. इनको हम लोग वर्कर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए एटलीस्ट यू नीड टू पार्टिसिपेंट्स. एटलीस्ट टू पार्टिसिपेंट्स, वन शुड बी द ओनर एंड द अदर वन शुड बी द वर्कर. ठीक है. तो दो दो तो मेन पार्टिसिपेंट्स है. तो मेनली इन दोनों के रिलेशन को हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं. इनके बीच में कैसा रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन. इट कैन बी अ गुड रिलेशन, इट कैन बी अ कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन ऑल्सो. तो द रिलेशन बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन. कहाँ लिखा है? यहाँ पे. ठीक है. मैंने आपके लिए मार्किंग कर रखा है. ठीक है. तो आप वही देखो जो मैं दिखा रहा हूँ, इधर उधर और मत देखना. देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स द रिलेशनशिप. ठीक है. रिलेशनशिप, यू नो इट, बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज. बस इसी को इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं. सर, तो यहाँ तो डायग्राम में और भी लोग हैं. हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री में ना अपने अपने देश में और भी लोग होते हैं. जैसे सरकार. सरकार के पॉलिसीज के बिना इंडस्ट्री थोड़ी ना चलेगी. सरकार रूल बनाती है तो ही तो इंडस्ट्री चलती है. ठीक है. फिर एम्प्लॉयर लोगों का ना अपना यूनियन होता है. यूनियन, इनको क्या बोलते हैं पता है? यूनियन. व्हाट इज यूनियन? तो ये ओनर है ना, तो कोई कोई कपड़ों के बिजनेस का ओनर है, कोई कार के बिजनेस का ओनर है, कोई एसी के बिजनेस का ओनर है. ये सब ओनर लोगों को ना एक ग्रुप होता है. ठीक है. उस ग्रुप को हम लोग यूनियन बोलते हैं. तो इनमें भी ग्रुपबाजी चलती है और इनके हिसाब से भी इंडस्ट्री चलती है. ठीक है. सिमिलरली ये लोग भी यूनियन बना के रखते हैं. ये किसका यूनियन है? ये वर्कर लोगों का यूनियन है. ये वर्कर लोग भी टीम बना के रखते हैं ताकि कोई भी डिमांड हो तो साथ में करेंगे, तो उसको ट्रेड यूनियन बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद फिर कोर्ट्स वगैरह तो हो ही जाती है. ठीक है. सो इंडस्ट्री को चलाने में बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन लगता है, जिसमें से प्राइमरीली इट इज द फर्स्ट टू, बट बाकी लोग भी इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट टू के रिलेशन को ही इंडस्ट्रियल रिलेशन बोल सकते हो, बट सिंस देर आर मेनी मोर पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व, तो सबके कंबाइंड रिलेशन को हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं. ठीक है. तो अब अगर हम लोग डेफिनेशन में आगे चले तो डेफिनेशन में यहाँ पे मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है कि इन ब्रॉड सेंस मतलब इन वाइडर सेंस अगर देखोगे तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स इन वेरियस यूनियंस, चाहे वो एम्प्लॉयर का यूनियन हो चाहे वो एम्प्लॉइज का यूनियन हो. ठीक है. स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, तो बेसिकली गवर्नमेंट्स की बात हो रही है. तो ये सब लोगों का जो आपस में इंटरेक्शन होता है इंडस्ट्रीज चलाने में, बी इट वर्कर, बी इट ओनर, बी इट गवर्नमेंट, बी इट यूनियन, बी इट द कोर्ट, तो इन सब के आपस के इंटरेक्शन को हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन. ठीक है. आई होप आपको मीनिंग क्लियर है. ठीक है. आओ, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करना क्यों जरूरी है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द एम ऑफ हैविंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन? तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट टू मेंटेन इंडस्ट्रियल रिलेशन, व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका क्या आंसर दोगे? इसका आंसर आप ऐसे बताएंगे. ठीक है. आप इसका आंसर बताएंगे कि अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा होगा तो there will be harmonious relation between the main two characters, management and the laborers. Management यानी कि owners
एंड द लेबर्स यानी कि वर्कर्स। तो इन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप होनी जरूरी है, अदरवाइज प्रोग्रेस नहीं आएगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस नहीं आएगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लेबर। देखो लेबर होते हैं सबसे कम पढ़े लिखे, देखो क्या होता है ना कि इस ग्रुप में सबसे कम पढ़े लिखे लोग कौन है, ये वाले वर्कर्स। वर्कर्स आर द लीस्ट एजुकेटेड, उनको लॉ नहीं पता, उनको नियम कायदे नहीं पते, तो उनका ना एक्सप्लॉयटेशन बिकम्स वेरी इजी। एक्सप्लॉयटेशन कब रुकेगा, इफ एवरीवन हैज गुड रिलेशन, अदरवाइज बैड रिलेशन होगा तो पीपल विल यूज द वर्कर्स इन अ रॉन्ग वे, ठीक है। ओके, सो दैट वाज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, डेमोक्रेसी मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, डेमोक्रेसी होती है वहां जहां एवरीवन कैन पार्टिसिपेट, वेयर एवरीवन हैज अ से। तो सबकी तो तब सुनी जाएगी ना जब रिलेशन अच्छे हैं। पॉइंट नंबर 4, टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसको अवॉइड करना है तो अच्छा रिलेशन मेंटेन करना होगा। एंड लास्टली, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लास्ट ईयर जो प्रोडक्शन हुआ था उससे ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो फ्रेंडशिप रहेगी तभी तो प्रोडक्शन करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा। देन क्या होगा, अगर हमें रिड्यूस करना है, व्हाट डू यू वांट टू रिड्यूस, लेबर टर्नओवर। सर लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, लेबर टर्नओवर का मतलब होता है लेबर जो क्विट कर देते हैं ना, लेबर जो क्विट कर देते हैं, जॉब्स क्विट कर देते हैं, तो जॉब्स क्विट नहीं करवाना है उनसे, ठीक है। लेबर टर्नओवर क्या करना है, रिड्यूस करना, वी हैव टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर। तो बस इसके साथ हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन टॉपिक खत्म हो गया। ये सब टॉपिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, आप सिलेबस चेक कर लेना, दीज आर नॉट इन आवर सिलेबस। जिसको नॉलेज के लिए पढ़ना है पढ़ सकता है घर पे, ठीक है। देन अगेन दिस टॉपिक इज ऑल्सो नॉट इन आवर सिलेबस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वी डोंट हैव टू स्टडी। जिनको नॉलेज के लिए पढ़ना है यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। वी आर नाउ मूविंग टू द मेन टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट सिलेबस में है, एंड दैट इज अबाउट ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया थोड़ी देर पहले दिया था। बेसिकली क्या होता है, देखो आई अलोन कैनॉट डू एनीथिंग, अगर मैं वर्कर हूं तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, बट आई अलॉन्ग विथ 1000 अदर पीपल कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। यूनिटी में स्ट्रेंथ होता है। सो वर्कर्स लोग क्या करते हैं, वर्कर्स लोग यूनाइटेड हो जाते हैं, यूनियन बना लेते हैं, वर्कर्स फॉर्म यूनियन, और यूनियन बना के देन दे बार्गेन, ठीक है। तो ट्रेड यूनियंस क्या होता है, ये वर्कर्स लोगों का बनाया हुआ एक ग्रुप होता है। वो क्यों बनाते हैं, अपने आप को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने विशेस को फुलफिल करवाने के लिए बनाते हैं। इसके बारे में अगर आपको और थोड़ा सा जानना है तो 2-3 पॉइंट कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि इट इज एन एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। एसोसिएशन किसको बोलते हैं, जब ग्रुप ऑफ पीपल को एसोसिएशन बोलते हैं। व्हेन पीपल कम टुगेदर दैट इज कॉल्ड एन एसोसिएशन। तो व्हेन वर्कर्स कम टुगेदर दे फॉर्म अ यूनियन, यूनियन इज एन एसोसिएशन। इट इज वॉलेंट्री, जरूरी नहीं है कि आप वर्कर है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, यू हैव अ चॉइस, यू मे ज्वाइन इट, यू मे नॉट ज्वाइन इट। एंड इट इज अ परमानेंट बॉडी, मतलब कोई वर्कर अगर रिजाइन करके चला जाता है तो ये बॉडी खत्म नहीं हो जाएगी। This institution, this association will stay whether somebody joins or somebody leaves. This institution will go on. It is a permanent body. ठीक है, तो बस इतना काफी है, मतलब मीनिंग के साथ इतना काफी है। आपको बोला है मीनिंग एंड फंक्शन पढ़ने, तो ये मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, ठीक है। अभी फंक्शन पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स नहीं है सिलेबस में, ठीक है, फंक्शंस है। तो लेट्स डू द फंक्शन। क्यों लोग साथ में क्यों आते हैं, प्राइमरी रीजन इज प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर ये लोग साथ में नहीं आएंगे तो एम्प्लॉयर्स इनको एक्सप्लॉइट करेंगे, दे विल बी पेइंग लेस सैलरी, दे विल बी गेटिंग मोर वर्क डन। तो एक्सप्लॉइटेशन ना हो इसलिए ये लोग साथ में आते हैं। दूसरा, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए दे डिमांड फेयर वेजेस, अच्छी सैलरी मिले, दे डिमांड गुड वर्किंग कंडीशन, दे डिमांड फैसिलिटीज लाइक हेल्थ एंड हाउसिंग एटसेट्रा। तो ये सब डिमांड अकेले करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, 1000 लोग मिलकर साथ में करेंगे तो बहुत लोग सुनेंगे। देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी। देखो क्या होता है, जब बीमार पड़ते हैं, इलनेस होता है, एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो क्या होता है, घर बैठ जाते हैं, और घर बैठ जाते हैं तो सैलरी कटना शुरू हो जाती है। तो इंजरी हो गया है, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, एक्सीडेंट हो गया है, इलनेस हो गया, दीज आर नॉट आवर फॉल्ट, बट वी आर मेड टू सफर। तो अकेले इफ वी फाइट फॉर मनी द एम्प्लॉयर विल नॉट लिसन, बट अगर साथ में हम लोग आवाज उठाएंगे, ट्रेड यूनियन आवाज उठाएगी, तो एम्प्लॉयर को सुनना पड़ेगा।
ठीक है। पॉइंट नंबर 4 बोलता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। देखो जब आप एक एसोसिएशन का पार्ट बनते हो तो यू बिलोंग टू दैट एसोसिएशन, आपको एक सेंस ऑफ रेस्पेक्ट आ जाता है, पीपल लिसन टू यू ओवर देयर, क्योंकि सब वहां पे आपके जैसे ही आपके लेवल के लोग हैं, सो एवरीबडी लिसन्स टू वन अनदर, तो यू फील मोर अटैच्ड टू दैट एसोसिएशन। पॉइंट नंबर 5 है कि आपको सेल्फ एक्सप्रेशन का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, यू कैन एक्सप्लेन योर ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, आप अपना प्रॉब्लम्स वहां रख सकते हैं, आप अपना सजेशंस भी वहां पे रख सकते हो। पॉइंट नंबर 8, आप लोग मिल करके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, यू कैन डू प्रोटेस्ट सच एज स्ट्राइक्स। स्ट्राइक्स मतलब काम बंद। देखो काम बंद करना, देखो ब्लैकमेलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आपकी डिमांड्स जस्टिफाइड है यू कैन प्रोटेस्ट, बट अगर आपकी डिमांड अनजस्टिफाइड है देन इट विल बी कॉल्ड एज ब्लैकमेलिंग, एंड ब्लैकमेलिंग इज रॉन्ग, प्रोटेस्ट इज ओके, प्रोटेस्ट इज अ गुड थिंग, ब्लैकमेलिंग इज अ बैड थिंग। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है आपके डिमांड्स का, ठीक है। आइए हम लोग अब अपने सिलेबस के इनफैक्ट इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे चलते हैं। अगर आपको ये चैप्टर अभी तक समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। नॉलेज शेयर करने से ही इंक्रीज होती है, आपकी खुद की भी नॉलेज इंक्रीज होगी जब आप चीजों को डिस्कस करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों को जब समझाओगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में मूव कर रहे हैं एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा, आप भी मेरे साथ साथ थोड़ा यहाँ पे स्लो हो जाना, ठीक है। वीडियो की स्पीड को डोंट इंक्रीज। देखो क्या है यहाँ पे, सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सी छोड़ो किताबी लैंग्वेज, जस्ट लिसन टू मी। देखो व्हेन यू हेल्प एनीवन तो आप उसको सोशली सिक्योर कर रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल आप रोड में देखते हो विंटर्स के टाइम में लोग बैठे हुए हैं, उनको ठंड लग रही है, यू वेंट एंड यू गेव देम अ ब्लैंकेट, दिस इज सोशल सिक्योरिटी, आपने उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। आप जा रहे थे, आपने रास्ते में भूखे लोगों को देखा, यू प्रोवाइडेड देम विद फूड, दिस इज सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। सो व्हेन यू हेल्प पीपल, आपने कुछ गरीब लोगों को देखा, आपने उन्हें थोड़े पैसे दे दिए, यू डिड सोशल सिक्योरिटी। सो व्हेन यू हेल्प पीपल विथ मनी और अदरवाइज, पैसे के साथ या पैसे के बिना, व्हेन यू आर हेल्पिंग देम यू आर प्रोवाइडिंग देम सोशल सिक्योरिटी। तो अब इसको इंडस्ट्री के टर्म्स में देखो, इंडस्ट्री में कौन होते हैं, इंडस्ट्री में होते हैं मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जो लेबर्स है, जो वर्कर्स है। तो व्हेन यू हेल्प द वर्कर्स, कैसे मैटर्स में, when you help the workers, let me change the color, when you help the workers in economic and social matters, economic and social matters में, और इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर आया ही क्यों, कोई भी रीजन हो सकता है, फॉर एग्जांपल इंजरी हो सकती है तो जॉब छूट गया, सिकनेस हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, ओल्ड एज हो सकता है, तो दे कैन बी डिफरेंट रीजंस। तो लोगों को इकोनॉमिकली एंड नॉन इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, एंड व्हेन द इंडस्ट्री हेल्प्स देम दिस इज कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी। बेसिकली हेल्पिंग को सोशल सिक्योरिटी बोल रहे हैं। अब आप कैसे हेल्प कर सकते हो, तो देयर आर वेरियस स्कीम्स जिसमें लोग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये पैसे उनको ग्रो होकर बाद में मिलेंगे। तो अब वी आर गोइंग टू सी सर्टेन स्कीम्स, तो ध्यान से देखो। तो पहला स्कीम जो है, देखो अंडरलाइनिंग तो आप कर लेना, अंडरलाइनिंग मैं रीड नहीं करने वाला, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। तो आप, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं आप उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो फोकस ओवर हियर। देखो प्रोविडेंट फंड डिस्कस करते हैं, प्रोविडेंट फंड को शॉर्ट में पीएफ बोलेंगे, ठीक है, दिस विल बी पीएफ, इसको शॉर्ट में पीएफ बोलेंगे। तो पीएफ क्या होता है, देखो इट इज अ फंड, और इस फंड में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, एम्प्लॉय वो भी पैसे डालेगा एंड एम्प्लॉयर वो भी पैसे डालेगा, बोथ विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग। कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, 10%, ये नीचे लिखा हुआ है 10%, सैलरी का 10%, यहाँ पे लिखा है 10% दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट, ठीक है। अब जब ये एम्प्लॉय का 60 इयर्स होगा और ये एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा, व्हेन दिस एम्प्लॉय विल रिटायर, व्हेन दिस वर्कर विल रिटायर,
उसके तो अर्निंग सोर्स खत्म हो गए, ही इज नाउ गॉन। तो वो पैसे कहां से कमाएगा? ये जो पैसे जमा हुए थे ना, यहाँ पे जो पैसे जमा हुए थे, अब वो पैसे उसको मिल जाएंगे। So this is how we are providing security, we are providing help to the worker. इसके बाद आप देखोगे ग्रेचुटी, तो ग्रेचुटी भी सेम है, बट ग्रेचुटी में एक डिफरेंस ये आ जाएगा कि ग्रेचुटी में जो कंट्रीब्यूशन है ना वो ओनली एम्प्लॉयर यानी ओनर करेगा, एम्प्लॉय विल नॉट कंट्रीब्यूट टू दिस। कहाँ लिखा है? ये यहाँ पे लिखा है, सब मैंने अंडरलाइन कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि हु विल कंट्रीब्यूट, ये एक डिफरेंस हो गया कि पीएफ में दोनों कंट्रीब्यूशन देते हैं, ग्रेचुटी में ओनली वन पर्सन कंट्रीब्यूट्स। अच्छा, पीएफ का जो पैसा है, सपोज ये पैसा पड़ा रहेगा, देखो पैसा पड़ा रहेगा तो कोई फायदा नहीं है, इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पैसे को ग्रो करवा सकते हैं। तो क्या पीएफ का पैसा कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं? कैन वी इन्वेस्ट दिस मनी? यस। कैन वी इन्वेस्ट दिस मनी? यस। ग्रेचुटी का पैसा भी इन्वेस्ट हो सकता है, पीएफ का पैसा भी इन्वेस्ट हो सकता है, दोनों पैसे ग्रो हो सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है? फिर डिफरेंस ये है कि पीएफ में बताया हुआ है, एक लिस्ट दी हुई है कि आप कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसकी लिस्ट बनी हुई है। ग्रेचुटी में देयर इज नो लिस्ट, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, देयर इज नो स्पेसिफिक लिस्ट। ये डिफरेंसेस देखोगे ना, तो डिफरेंस नंबर 3 में यही वाला बात बोला हुआ है। ग्रेचुटी में नो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ बोला नहीं है। पीएफ में स्पेसिफिकली बोला है इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है वो लिस्ट दी हुई है, वो आपको नहीं पढ़ना, लिस्ट कहाँ है वो आपको नहीं पढ़ना, बट बोला हुआ है। दीज आर द टू डिफरेंसेस, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीजें समझा दिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेंशन। तो पेंशन की मार्किंग आप कर लो। पेंशन कुछ नहीं है, देखो जब कोई पर्सन रिटायर हो जाता है ना, तो रिटायर होने के बाद उसको कुछ अमाउंट्स आते रहते हैं उसके बैंक में, दिस इज कॉल्ड पेंशन। इट इज अगेन सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद यू डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ अर्निंग, तो उनको पैसे पेंशन के थ्रू मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ आपका बुक बोल रहा है कि द रेट इज 50%, जो रिटायरमेंट के टाइम में आपका सैलरी था उसका 50% यू विल कीप गेटिंग, ठीक है। जब तक एम्प्लॉय जिंदा है उसको मिलेगा, अगर वो एम्प्लॉय बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली वालों को मिलेगा, वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, बट एक बार आप पढ़ सकते हो, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। सीधा सीधी ये बात है कि इफ द एम्प्लॉय रिटायर्स द एम्प्लॉय विल गेट पेंशन, इफ ही डाइज हिज फैमिली विल गेट पेंशन, और फैमिली का क्या कंडीशन है वो यहाँ पे लिखा है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं ग्रुप इंश्योरेंस पे। अभी आप सिर्फ ग्रुप इंश्योरेंस की मार्किंग कर लो, ग्रुप इंश्योरेंस का इतना ही मार्किंग है। अब मैं आपको समझा देता हूं कि व्हाट इज ग्रुप इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में विल स्टडी इन लेटर चैप्टर, बट अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, ठीक है। डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। देखो ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है, सपोज इंडिया में क्रिकेट कौन कंट्रोल करता है? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ठीक है। बीसीसीआई बेसिकली ओनर है, और ये वर्ल्ड कप के लिए 15 प्लेयर्स का नाम अनाउंस करता है, ठीक है। 15 प्लेयर्स का नाम अनाउंस करता है, तो ये प्लेयर्स कौन है? बेसिकली वर्कर्स है, बीसीसीआई के वर्कर्स है, बीसीसीआई मालिक है, बीसीसीआई इनको पैसे देता है और ये लोग बीसीसीआई के बदले में अलग अलग टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं। तो ग्रुप इंश्योरेंस बीसीसीआई क्या करेगा ना, बीसीसीआई इन 15 प्लेयर्स का ग्रुप इंश्योरेंस करेगा। मतलब ये कि बीसीसीआई जाएगा एलआईसी के पास, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, एलआईसी के पास, और एलआईसी से एक डील करेगा। डील ये होगा कि इफ एनी ऑफ दीज प्लेयर सफर एनी डैमेज, देखो फ्लाइट में जाएंगे, फिर वहां पे बसेस में जाएंगे, होटल्स में रहेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, चोट लग सकती है, तो एनी डैमेज कैन हैपन। तो बीसीसीआई एलआईसी के साथ एक डील करेगी कि इफ एनी डैमेज हैपेंस यू विल पे टू माय प्लेयर्स। एलआईसी बोलेगी ओके डन, यू गिव मी 10 लाख रुपीज, आई विल टेक दिस गारंटी। आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं आपके लिए गारंटी ले लूंगा। तो बीसीसीआई 10 लाख रुपए देगी, बट बीसीसीआई अकेले नहीं देगी, बीसीसीआई विल आल्सो कंट्रीब्यूट, दीज प्लेयर्स विल आल्सो कंट्रीब्यूट, और मिला करके वो 10 लाख रुपीज 10 लाख रुपीज ये लोग एलआईसी को दे देंगे, स्कीम खरीद लेंगे, दे विल बाई अ स्कीम। अब बीसीसीआई इज टेंशन फ्री,
प्लेयर्स आर ऑल्सो टेंशन फ्री कि अब कुछ डैमेज होगा तो LIC विल पे, ठीक है। सो इफ एनी डैमेज हैपेंस, डैमेज कैन बी ऑफ अ बिगर अमाउंट, ठीक है। इफ एनी डैमेज हैपेंस देन LIC विल पे फॉर द डैमेज, ये पैसे देंगे डैमेज के बदले में, दे विल पे फॉर द डैमेज। दिस इज बेसिकली ग्रुप इंश्योरेंस। सो टेंशन फ्री रहने का, कोई भी दिक्कत होगा LIC विल पे। LIC से हमने डील कर लिया है, 10 लाख रुपए देकर डील फाइनल कर लिया है। इफ नो डैमेज हैपेंस देन दैट इज टोटल प्रॉफिट ऑफ LIC का प्रॉफिट हो जाएगा। तो दिस इज ग्रुप इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में वी विल डिस्कस इन लेटर चैप्टर। अभी जितना समझाना था उतना समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव की मार्किंग कर लो, एक पॉइंट नंबर सी है यहाँ पे, पॉइंट नंबर सी को आप मार्क कर लो। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस पेज, ये नोटिस पूरा आपको मार्क करना है, नोटिस। एंड यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिखेंगे, 1 2 एंड 3। तो इन 3 पॉइंट्स को आप मार्क कर लो। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि ये क्या है, मैटरनिटी लीव क्या है। देखो ये बेसिकली विमेन एम्प्लॉइज को मिलता है, ओनली विमेन कैन गेट प्रेग्नेंट, तो ये विमेन एम्प्लॉइज को मिलेगा। विमेन एम्प्लॉइज हैव, जो एक्सपेक्ट कर रही है, बेबीज एक्सपेक्ट कर रही है, दे हैव टू इन्फॉर्म देयर ऑफिस दैट दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो उनको बेनिफिट मिलेगा लीव का, दे विल गेट मैटरनिटी लीव। क्या मिलेगा उनको? मैटरनिटी लीव। कितने दिनों का? 6 मंथ्स तक का मिल सकता है, या 26 वीक्स बोल लो, 26 वीक्स 6 मंथ्स सेम चीज है। उनको 6 मंथ्स तक लीव मिल जाएगी। सर तो 6 मंथ्स तक कोई सैलरी भी नहीं पे होगा? नो, यही तो बेनिफिट है, उनको सैलरी भी मिलेगा, दे विल गेट फुल सैलरी ड्यूरिंग दिस पीरियड। सर लेकिन अगर कोई विमेन ज्वाइन करते साथ बोले, फर्स्ट वीक में ही बोले कि आई एम नाउ एक्सपेक्टिंग अ बेबी, आई नीड टू गो, तो क्या उसको 6 मंथ्स का सैलरी कंपनी ऐसे ही दे देगी? नो, आपको कम से कम 100 डेज काम किया हुआ होना चाहिए उस ऑफिस में इन द लास्ट 12 मंथ्स, मतलब 1 साल, पिछले 1 साल में कम से कम 100 दिन आपने काम किया हो, तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। मतलब आपको नहीं, मतलब जो भी वुमेन एक्सपेक्ट कर रही है बेबी, उनको ये फैसिलिटी मिलेगी। तो इट कैन नॉट बी कि आपने ज्वाइन किया और ज्वाइन करते साथ आप मैटरनिटी लीव पे चले गए। यू नीड टू वर्क फॉर 100 डेज, देन यू क्वालिफाई फॉर दिस लीव। इतना कर लो, काफी है, ज्यादा उसमें डेप्थ में नहीं जाना है, बट जिनको जाना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, लास्टली वी कम टू न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए आया था स्टार्टिंग में, बाद में इट expanded to all citizens of India, मतलब now we can also be a part of this scheme। ये स्कीम क्या है? बेसिकली पैसे लगाने का स्कीम है, आप इसमें पैसे डाल सकते हो, पैसे ग्रो करेंगे समय के साथ, और ये पैसे आपको कब मिलेंगे? जब आप ओल्ड एज में आ जाओगे ना, ओल्ड एज इनकम मिलेगा तब। So you can invest your money right now, you can put your money in this, your money will grow and then you will get back this money when you grow old। तो कौन कौन पैसे डाल सकता है? देखो 18 to 60 इयर्स ओल्ड वाले सारे लोग इसमें पैसे डाल सकते हैं, मतलब आप लोग नहीं डाल सकते, ठीक है, आप लोग नहीं डाल सकते इसमें पैसे। 18 टू 60 इयर्स के बीच वाले लोग पैसे डाल सकते हैं, और वो भी जिनका नो योर कस्टमर KYC फुलफिल हो चुका है, मतलब जिन्होंने अपना सारा डिटेल सबमिट किया है, आधार नंबर, पैन नंबर, दिस नंबर, दैट नंबर, सब नंबर जिसने दे दिया है, वो लोग इसमें पैसे डाल सकते हैं, इस स्कीम में पैसे डाल सकते हैं। और सर क्या सारे 18 टू 60 वाले डाल सकते हैं? नो, जो लोग इंसॉल्वेंट है, जिनके पास पैसा ही नहीं है, वो नहीं इस स्कीम में पैसे डालेंगे। जो लोग, जिनका टॉप फ्लोर खाली है, अनसाउंड माइंड वाले लोग हैं, अनसाउंड माइंड वाले भी, ठीक है, जो दूसरों पे पत्थर फेंकते हैं, पागल लोग, तो ऐसे पागल लोग भी इसमें अलाउड नहीं है। और जिसका ऑलरेडी अकाउंट है, तो ये इंस्टाग्राम थोड़ी ना है कि आप दो दो अकाउंट बनाओगे, एक प्राइवेट और एक अपना पब्लिक वाला, इसमें ओनली वन अकाउंट अलाउड है। यू कैन नॉट, इफ यू आर ऑलरेडी अ प्री एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर, यू कैन नॉट रीओपन अ न्यू अकाउंट। अच्छा सर, अकाउंट कितने टाइप के खुलते हैं? अकाउंट 2 टाइप के खुल सकते हैं। देखो, एक आप टीयर 1 अकाउंट खोल सकते हो, एक आप टीयर 2 अकाउंट खोल सकते हो। टीयर 1 में यू हैव टू कंट्रीब्यूट मनी, यू हैव टू कंट्रीब्यूट। टीयर 2 में इट इज वॉलेंट्री, कंपल्सरी नहीं है।
टीयर 1 में आप पैसे जब मर्जी तब नहीं निकाल सकते, यू कैन ओनली टेक इट आउट आफ्टर योर रिटायरमेंट, ठीक है। यू कैन इस सेविंग्स को आप विड्रॉ नहीं कर सकते बीच में। टीयर 2 में इट इज योर विश, यू आर फ्री टू विड्रॉ। तो दीज आर द टू अकाउंट जिसमें आप स्कीम में पैसे लगा सकते हो, आप पैसे डाल सकते हो और आपका पैसा फिर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, कितना ग्रो हुआ है कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाया है जो कि सीआरए सिस्टम है। सीआरए, सीआरए का मतलब होता है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। ये गवर्नमेंट एजेंसी है और ये एजेंसी जो है एक वेबसाइट मेंटेन करती है जिसमें आप ट्रैक कर सकते हो अपने पैसों का ग्रोथ, ठीक है। जो मैं दिखा रहा हूँ बस आप उतना ही मार्क करके चलना, यू डोंट हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग, ठीक है। लॉ पूरा नहीं पढ़ना है, सिलेबस में लिखा हुआ है, तो जितना मैं करवा रहा हूँ यू जस्ट डू दैट मच। और जिनको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो गो अहेड, यू कैन स्टडी, ठीक है। हाँ, हमें फायदा क्या मिलेगा इस स्कीम में? फायदा ये मिलेगा, एक तो हमारे पैसे ग्रो होंगे, दूसरा क्या होगा कि वी विल गेट लॉट ऑफ चॉइस, हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। वी कैन पुट आवर मनी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स, हमें सारे स्कीम्स दिखाए जाएंगे एंड हमें अपने चॉइस से पैसा इन्वेस्ट करने को मिल जाएगा। तो दिस इज अ गुड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें एग्जिट कब कर सकते हैं, व्हेन कैन वी टेक आवर मनी आउट। तो एक तो जब आपका 60 इयर्स हो जाए, क्योंकि 18 टू 60 वाले ही अलाउड है, 60 जैसे ही हो जाएगा तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। आप 60 से पहले भी अगर आपकी कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपको पैसे चाहिए, यू कैन विड्रॉ इट। और अगर डेथ हो जाती है, सब्सक्राइबर की ही डेथ हो गई, जो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा था उसकी ही डेथ हो गई, तो भी ये स्कीम बंद हो जाएगी एंड दिस मनी विल गो टू हिज फैमिली, फैमिली को पैसा मिल जाएगा। सो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट आप जरूर कीजिएगा अगर कोई डाउट है तो, एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। विल मीट वेरी सून विद चैप्टर नंबर 13। थैंक यू सो मच एवरीवन।